नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी पिछले हफ्ते ही संपन्न हुआ है साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। हम लोग जानेंगे ब्रिक्स का मतलब क्या है, इसकी स्थापना कब से कैसे हुई, यह संगठन कैसे काम करता है। दोस्तों, ब्रिक्स जो है एक उभरती हुई विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, अग्रणी 5 देशों की एक संगठन है जो ब्राजील, भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका को मिलाकर ये का निर्माण होता है। ब्रिक्स का मतलब है BRICS। बी का मतलब हो गया ब्राजील, आर का रूस, आई का इंडिया, सी का चीन और एस का साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इन सभी देशों के अंग्रेजी नाम से जो पहला अक्षर है उसको मिला के ये ब्रिक्स संगठन बनाया गया है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के समूह के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। वैश्विक आबादी का ये 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का ये 24% और वैश्विक व्यापार का ये 16% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का जो गठन हुआ है वो इन 5 देशों के आपसी परस्पर सहयोग, एक दूसरे के विकास में सहयोग करने के लिए, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए, और मुख्य रूप से ये आर्थिक विकास के लिए ही इस संगठन का निर्माण किया गया था। ब्रिक्स की जो संरचना है, ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का एक अंतर मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जो सदस्य देश हैं उसमें से बारी बारी से देशों में आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स कन्नानुसार सदस्य देशों के बीच में सर्वोच्च नेताओं के द्वारा की जाती है। समझते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट पेश की। उसके बाद वर्ष 2006 में चारों देशों के
विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वार्षिक सम्मेलन होता है वहाँ पे एक बैठक हुई और यहाँ ये आपस में ये डिसाइड हुआ कि नियमित औपचारिक राजनीतिक संबंध शुरू किया जाए। चारों देश मिलकर एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे आपस के मुद्दों को, आपस के विकास को आगे बढ़ाया जाए। इस सफल बातचीत में यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश के जो सर्वोच्च नेता हैं वो एक बार मिलें और समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान करें। और ये पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के शहर एकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ रूस में और उसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें आमंत्रित किया गया और उनको सदस्यता दी गई। पहले ब्रिक्स को हम ब्रिक बोलते थे, BRIC। उसके बाद जब 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें सम्मिलित किया गया तो उसको कर दिया गया ब्रिक्स, S जोड़ के ब्रिक्स। तो इस तरह इस संगठन का नाम ब्रिक्स पड़ा। ब्रिक्स संगठन जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिक स्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर ले जाया जाए, बढ़ाया जाए। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य को आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखकर ताकि संबंधित देश के आर्थिक विकास, आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संबंध हो आपसी प्रतियोगिता, आपसी प्रतिस्पर्धा से बचा जाए, क्योंकि सभी देश आगे बढ़ना चाहता है, सभी अपने देश को विकसित करना चाहता है। तो इसमें यह था कि सारे देश मिलके एक दूसरे के मतलब प्रतिस्पर्धा न करके एक दूसरे से सम्मिलित रूप से विकास के भागीदार बने, आगे बढ़ें। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और अंशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार की मांग करता है। ब्रिक्स जो संगठन है इसके जो सहयोग के क्षेत्र हैं, इसमें आर्थिक सहयोग पहला है। आर्थिक सहयोग सभी ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स समझौते से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क, विश्व व्यापार परिषद, आकस्मिक ऋण समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, NDB की स्थापना के बीच राजनीतिक सहयोग। ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और एकीकृत व्यापार तथा निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दे रहा है। ये हुआ आर्थिक सहयोग। दूसरा था पीपल टू पीपल कनेक्शन एक्सचेंज, मतलब जो सदस्य देश हैं सारे पांचों, उनमें ये एक समझौता हुआ कि जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके बीच में एक दूसरे को जानने समझने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्शन हो। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के शिक्षाविद, वहाँ के जो संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों के युवाओं को निकट से जानने और समझने देने की आवश्यकता है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स देशों के बीच खुलापन, समावेशी
विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों को मजबूत करने की अपेक्षा की जाती है। पीपल टू एक्सचेंज में यंग डेवलपमेंट्स फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी शामिल किया गया है। मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन में संस्कृत, कला, शिक्षा, फिल्म के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको आपस में एक दूसरे को जानने समझने के लिए संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किया जाए। तीसरा था राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स जो देश थे वो आपस में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के लिए उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और वित्तीय चुनौतियों के लिए बाह्य नीति के सलाह एवं सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करना है। मतलब ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनकी जो बाहरी और आंतरिक चुनौतियां हैं उस पर तर्क संगत, पारदर्शी सहयोग करना, उनको नीतिगत सुझाव देना, ये भी एक था। यह वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है ताकि यह बहुपक्षवाद पर आधारित हो या अधिक संतुलित हो। विश्व दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण सहयोग शामिल है। मतलब दक्षिण अफ्रीका को जो शामिल किया गया है उसमें यह है कि दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़ा है। साउथ अफ्रीका कम से कम 50 कंट्रियों का एक समूह है, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका है। उसकी जो विदेश नीति है, वहाँ का जो विकास है, वहाँ के मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने के लिए भी सहयोग के रूप में देखा जाता है। चौथा है सहयोग तंत्र। सदस्य देशों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव, मतलब एक दूसरे से राजनीतिक जुड़ाव रखा जाए। सरकार से संबंधित संस्थानों के माध्यम से संबंध, उदाहरण के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। और सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कनेक्शन, मतलब इसका सहयोग तंत्र का मतलब है कि सरकार और सभी सरकारों के बीच में आपसी सहयोग हो। दूसरा, सरकारों के जो संबद्ध संस्थान हैं उनके बीच में आपसी परस्पर सहयोग हो। और जो सिविल सोसाइटी है वो और पीपल टू पीपल कनेक्शन, लोगों के बीच में आपसी एक दूसरे को जानने समझने के लिए ये सहयोग प्रदान करना है। दूसरा, और उसके बाद वैश्विक सुधारों, संस्थागत सुधारों को भी ब्रिक्स के सदस्य देश सब समर्थन करते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण 2008 का वित्तीय संकट था। यह वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हो गया था। मतलब जो अमेरिकी डॉलर, विश्व व्यापार जो है अधिकतर जो अमेरिकी डॉलर में होता है, और 2008 की वैश्विक मंदी की वजह से इस पे संदेह व्यक्त किया गया। तो इन सदस्य देशों का था कि डॉलर, वैश्विक व्यापार में डॉलर के वर्चस्व है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, अपनी मुद्रा में व्यापार किया जाए। ब्रिक्स ने बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में साम्राज्य में परिवर्तन, तेजी से उभरते हुए बाजार जो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं को दर्शाया है। ब्रिक्स का एक उद्देश्य ये भी था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, संगठन है, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, IMF है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें भी व्यापक सुधार किया जाए, इसमें भी नीतिगत सुधार किए जाएं, इसको और सरल किया जाए ताकि जो विकासशील और गरीब देश हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनके विकास में सहयोग किया जाए। ब्रिक्स के संस्थागत सुधार पर जोर दिया जाए,
जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में सुधार हुआ। ब्रिक्स ने जो अपनी तरफ से जो नीतिगत सुधारों के लिए आगे फूक बोला, उसमें 2010 में सुधार किया गया। इसने वित्तीय संकटों में पश्चिम पूर्वोत्तर को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुराष्ट्रीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बनने दिया गया। और उसके बाद ब्रिक्स संगठन जब बना, उसके बाद तो 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे विश्व शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों के में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सतत विकास परियोजनाओं को फंड करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें सभी पांचों सदस्य देश से बराबर के हिस्सेदार हैं। अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है सब बराबर बराबर करते हैं और उसका एक बजट 100 अरब डॉलर रखा गया है, जो न्यू डेवलपमेंट NDB जो विकासशील देशों को और जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं उनके परियोजनाओं को वित्तीय मदद पहुंचाता है। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि NDB ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुराष्ट्रीय, बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों को पूरा और करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। NDB के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परिवहन, आने जाने के साधन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, सिंचाई, जो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको ये वित्त पोषित करता है। स्थायी शहरी विकास, शहरों के सही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहयोग करता है और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। NDB सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर कायम करता है। NDB न्यू डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है वो चीन देश के शंघाई शहर में स्थित है। भारत में NDB द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं हैं, जैसे दिल्ली NDB द्वारा मुंबई मेट्रो रेल, जो मुंबई में मेट्रो रेल परियोजना चल रही है वो NDB द्वारा वित्त पोषित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए क्षेत्रीय पारागमन प्रणाली, जो अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है 14 लेन का, उसको NDB बैंक ने वित्त पोषित किया है। और नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में सहित भारत के कई प्रमुख बुनियादी ढांचों में NDB ने को वित्त पोषित किया है। NDB द्वारा अब तक भारत लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2020 में भारत ने ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने हेतु NDB के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। मतलब ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो NDB द्वारा, न्यू डेवलपमेंट द्वारा पोषित हैं। आकस्मिक रिजर्व, NDB में आकस्मिक रिजर्व की व्यवस्था की गई है। वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स देशों ने 2014 में जो घोषणा पत्र ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA बनाने पर सहमत जताई थी। CRA का मुख्य उद्देश्य है भुगतान संतुलन, संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद करने के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। सीधा की प्रारंभिक क्षमता, जो मैंने पहले बताया कि 100 बिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, जिसमें सभी सदस्य देशों के समान रूप से हिस्सेदारी है। यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूर करने और वित्तीय
मौजूदा वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दे रहा है। ये तो हुआ ब्रिक्स का गठन कैसे हुआ, ब्रिक्स में सदस्य कौन कौन से सदस्य देश हैं। अभी तक ब्रिक्स जो सम्मेलन हुए हैं वो 15 के करीब हैं। जो अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में हुआ है वो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। उसके पहले कोविड की वजह से 2019 से और अभी 2022 मतलब 3-4 जो बीच में हुए हैं कोविड के टाइम में वो वर्चुअली होते थे। मतलब उसमें सदस्य देश इकट्ठे नहीं होते थे बल्कि वर्चुअल माध्यम से वो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता था। और कैसे ब्रिक्स काम कर रहा है, कैसे एक दूसरे देश के विकास परियोजना विश्व न्यू डेवलप बैंक के द्वारा एक दूसरे के विकास में सहयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स जो संगठन है इसमें इसके ऊपर कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे ब्रिक्स में 3 बड़े देश हैं, रूस, चीन, भारत, जिनके अपने अपने हित हैं ब्रिक्स में। दुनिया भर के उभरते हुए बाजारों का प्रतिनिधित्व बनने के लिए ब्रिक्स में को बहु महाद्वीपीय होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनने पर विचार किया जा रहा है और अभी किया गया है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में। विश्व को ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए अपने एजेंडों का विस्तार करने की आवश्यकता है। मतलब अपने क्षेत्र को और बड़ा करने की जरूरत है ताकि और देश उसमें सम्मिलित हों, उनको भी ब्रिक्स संगठन का फायदा मिले। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास आधारभूत संरचना के निर्माण को एजेंडे में प्रमुखता मिली है। अभी तक जो ब्रिक्स संगठन है वो जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आधारभूत संरचना को ही अपने एजेंडे में रखा है। इसको और आगे तक ले जाने की जरूरत है। जैसे ब्रिक्स देशों में आपस में भी परस्पर गतिरोध बना रहता है। जैसे भारत चीन है जो पड़ोसी देश हैं, इनके डोकलाम अभी जो सैन्य गतिरोध हुआ और उसके बाद जो भी लद्दाख में पिछले साल हुआ था सैन्य झड़प हुई थी, तो इनके बीच में जो टकराव है ये भी ब्रिक्स में की चुनौती में है। चीन के सहयोगी राज्य जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ब्रिक्स सदस्यों विशेषकर चीन और भारत के बीच संघर्ष भड़का सकते हैं। चीन की जो रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है जो विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारी निवेश कर रहा है और खासकर छोटे देश जो उसके चीन के जाल में कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, जिसमें भारत के भी पड़ोस में भी कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं जिससे भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं। ये भी एक ब्रिक्स के लिए चुनौती है। ब्रिक्स देशों में विषम जातीयता आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स देशों राष्ट्रों की विषम जातीयता, जहां प्रत्येक देश में अपनी अलग अलग हित हैं, अपने समूह हैं, इनकी व्यवहार्यता को खतरा पहुंचा रहा है। चीन के देश ब्रिक्स समूह के सभी सदस्य चीन के साथ एक दूसरे की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं, इसलिए चीन ब्रिक्स देश में सबसे ज्यादा हित जो है वो चीन को बढ़ावा दे रहा है। चीन इसको ब्रिक्स संगठन को एक अपने वर्ल्ड पावर के रूप में भी देखता है, मतलब अपने आप को वर्ल्ड पावर के रूप में प्रदर्शित करने का भी एक मंच के तौर पर देखता है, जिससे सदस्य देशों के बीच में आपसी मनमुटाव बढ़ता है। शासन के लिए वैश्विक मॉडल, वैश्विक मंदी, व्यापार, युद्ध और संरक्षणवाद के बीच ब्रिक्स के लिए एक प्रमुख चुनौती शासन के लिए एक नए वैश्विक मॉडल का विकास करना है जो एक ध्रुवीय नहीं होगा बल्कि समावेशी हो। विश्व में जो सारे देश हैं इसमें वैश्विक मंदी आती रहती है बीच बीच में। व्यापार और युद्ध
जो ऐसे अभी रूस और जो ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसी तरह संरक्षणवाद अपनी अपनी देश के व्यापार को और अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ये भी एक ब्रिक्स के लिए प्रमुख चुनौती है। बल्कि इसको ब्रिक्स संगठन को एक वैश्विक स्तर पर नए वैश्विक विकास मॉडल के रूप में बढ़ाना चाहिए। और ये एक ध्रुवीय न होकर जैसे अमेरिकी वर्चस्व की तरह न होकर विश्व में सभी देशों को समान रूप से विकास करने, अपने व्यापार को बढ़ाने की, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ब्रिक्स को ऐसा होना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि वैश्वीकरण के नकारात्मक परिदृश्य से बचा जाए और विश्व की एकल वित्तीय एवं आर्थिक तत्व को विकृत किए या तोड़े बिना उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक जटिल विलय शुरू किया जाए। विश्व के जो बड़े देश हैं, वो जो वैश्विक संगठन है, उनमें उनका दबदबा है। छोटे देशों की वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाती। इसलिए ब्रिक्स संगठन को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो छोटे गरीब देश हैं, जो अभी विकासशील देश हैं, उनको भी सही तरीके से अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिणामों को पूरा करने के लिए उनको भी समान रूप से अवसर मिले, उनको भी वित्त पोषित मिले। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि उनको भी इससे फायदा मिले। ब्रिक्स का भारत के लिए क्या महत्व है? भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामाजिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में सुधार के माध्यम से की समझदारी को लाभान्वित हो सकता है। भारत एक वैश्विक आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ रहा है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का जो विकास सबसे तेजी से विकास कर रहा है। भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है। बहुत टाइम से भारत में आतंकवाद हमारे पड़ोसी देशों द्वारा उनको वित्त पोषित हो रहा है। तो भारत उस पर भी विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है। भारत जलवायु परिवर्तन का भी भारत पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सूखा, अतिबारिश की वजह से भी भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उस पर भी ध्यान आकर्षित हो सकता है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी काम कर रहा है ताकि डीजल, पेट्रोल और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं उनको कम किया जाए। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 140 करोड़ के करीब जनसंख्या निवास करती है। तो इतने लोगों को खाना हटाना, भोजन हटाना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये भी एक चुनौती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार भारत काफी समय से मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कि सुधार हो। और भी जो विश्व बैंक है, IMF है, विश्व व्यापार संगठन में, उनमें सुधार किया जाए, उसमें भारत की प्रमुखता से भागीदारी हो। तो इसलिए ब्रिक्स जो संगठन है उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका है और उससे भारत काफी लाभ उठा सकता है। NDB भारत को बुनियादी ढांचे में, न्यू डेवलपमेंट भारत के बुनियादी ढांचे में काफी निवेश कर रहा है, उससे वो फायदा उठा सकता है। NDB ने अभी तक भारत को $250 मिलियन का ऋण अभी तक स्वीकृत किया है। वर्तमान भू
राजनीति में भारत के लिए अमेरिका और रूस दो ध्रुवों के बीच रूस चीन दो ध्रुवों के बीच में अपने राजनीतिक हितों को संतुलित करते हुए एक मध्य मार्ग बनाना मुश्किल कर दिया है। मतलब एक तरफ अमेरिका है वैश्विक महाशक्ति और दूसरी तरफ चीन और रूस का जो आपसी सहयोग है, उसके बीच में भारत को अपने आप को रखकर अपने विकास को आगे बढ़ाना है, अपने औद्योगिकरण को करना है। तो इस वजह से भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था ब्रिक्स देशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली में सुधार के लिए एक साझा उद्देश्य का अध्ययन किया है, जिसमें एक आर्थिक न्यायपूर्ण संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की तीव्र इच्छा शामिल है। इसके लिए ब्रिक्स समुदाय वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए, वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए G20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब ब्रिक्स के जो देश हैं वो G20 जो आर्थिक संगठन है विश्व का सबसे बड़ा, उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद के लिए ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तरह ब्रिक्स को सम्मेलनों को यूज कर सकता है। वैश्विक समूह जैसे भारत सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के सदस्य हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। उसमें भी ब्रिक्स संगठन सहयोग के रूप में हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में चीन हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसके साथ हमारे काफ़ी आर्थिक व्यापार होता है, व्यापार असंतुलन भी है, हम उनको निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, तो एक तरह से चीन उसमें रोड़ा भी बनता रहता है। ब्रिक्स की जो हालिया पहल है उसमें 2022 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अपने पत्रकारों को 3 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। इसको ब्रिक्स मीडिया फोरम की पहल की गई है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स संगठन ने 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर एक ब्रिक्स का उच्च स्तरीय सम्मेलन की बैठक में भाग लिया है कि जलवायु परिवर्तन पे कैसे रोकथाम की जाए, उसके कैसे उसको कम किया जाए। भारत ने जलवायु परिवर्तन को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन और लचीला संक्रमण से तेजी लाने के लिए दृष्टिकोण तलाशने और स्थायी वसूली और विकास प्राप्त करने के लिए मंच की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है। ब्रिक्स ने अपने पहले दशक में सभी सदस्य देशों के हितों के मुद्दों की पहचान करने और मुद्दों को हल करने के लिए मंच प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। ब्रिक्स को और अधिक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य देशों को अवसरों और उसमें निहित सीमाओं को यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिए। ब्रिक्स राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण अप्रोच पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे संस्थापक प्रकृति को फिर से जानने की आवश्यकता है। ब्रिक्स को बहुराष्ट्र ध्रुवीय दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट करनी चाहिए। संप्रभु, समानता और लोकतांत्रिक निर्णय की अनुमति देता है। ऐसा करने से वह समूह के भीतर और वैश्विक शासन में सत्ता की विषमता को लक्षित कर सकता है। सदस्यों की NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक की सफलता के अतिरिक्त ब्रिक्स संस्थानों में निवेश करना चाहिए और पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ब्रिक्स के लिए OECD की तर्ज पर एक संस्थागत अनुसंधान विंग स्थापित करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। उपयोगी हो सकता है, जो संसाधनों की पेशकश करता हो या विकासशील देशों के लिए बेहतर होगा। विश्व को जलवायु परिवर्तन पेरिस
समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ब्रिक्स नेतृत्व को और प्रयास करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ऊर्जा गठबंधन और ऊर्जा नीति संस्थान की स्थापना करे। एनडीबी के अन्य विकास वित्त संस्थानों के साथ साझेदारी ब्रिक्स सदस्यों के बीच सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। ये सब ब्रिक्स सदस्य देश आपस में और सहयोगात्मक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वित्त पोषित करके और विकासशील देशों को साथ में जोड़कर विश्व में एक ध्रुवीय न होकर बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण करें, जिससे पूरे विश्व को फायदा मिले। ब्रिक्स का जो अभी तक 15 सम्मेलन हो चुके हैं, जो सदस्य देशों के बीच में बारी बारी से हर साल होते रहते हैं। ब्रिक्स का भी 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाए भू राजनीतिक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता के पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन का काफी महत्व बढ़ गया है। विशेष रूप से यह सम्मेलन 2019 के कोविड महामारी के बाद ये व्यक्तिगत बैठक हुई है। सभी सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आपस में मिले हैं। 15वें ब्रिक्स के सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी करना है। जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका के पारस्परिक सहयोग, उसका विकास और पर्यावरण संरक्षण, समावेशी बहुउद्देशीय विकास सम्मिलित रहा है, उसका ये लक्ष्य रहा है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु। ब्रिक्स जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ है, उसका मुख्य लक्ष्य था कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए और इसमें 6 नए सदस्य देश सम्मिलित हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना को सदस्य देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में शामिल किया गया है, जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगी। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। प्रारंभिक ब्रिक्स सदस्य देशों की 2 प्रमुख समानताएं थी, बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च संभावित विकास दर। मतलब इन सदस्य देशों का जब ये संगठन बना था तो ये था कि हमारे जो प्रमुख जो 2 मांगे थी उसमें बड़ी अर्थव्यवस्था बनना विश्व की और उच्च संभावित विकास दर को हासिल करना था। विस्तारित ब्रिक्स 11 एक क्रम सुसंगत समूह है। कुछ देश संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना की जो साउथ अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका है, उसमें एक प्रमुख विकासशील देश है, लेकिन इस कोविड महामारी के बाद उसकी अर्थव्यवस्था आधे पे आ गई है और जबकि अनफुल फूल रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि एक अलग एजेंडे को विस्तार दे सकता है। विश्व संकट भारत के दृष्टिकोण से भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति डोकलाम विवाद के बाद
एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिससे इस मुद्दे को सुलझाया जाए आपसी बातचीत के द्वारा। भारत ने सदस्यता मापदंडों का मसौदा तैयार करने और नए प्रवेशियों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने अपने सहयोगी देशों के नेटवर्क विस्तार करने और उन्हें अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स का लाभ उठाता रहता है। भारत ब्रिक्स संगठन को पश्चिमी देशों के विरोध समूह के बजाय एक गैर पश्चिमी समूह के रूप में देखता है। मतलब भारत का मानना है कि ब्रिक्स जो संगठन है वो पश्चिमी देशों के अंधभक्ति में न रहे, बल्कि एक समावेशी विकास के लिए विश्व में काम करे, जो इस मंच के दृष्टिकोण की विविधता पर जोर देता है। मतलब इसमें और देशों को जोड़कर इसका और विस्तार किया जाए और देशों का इसका फायदा, विकासशील देशों और गरीब देशों का ब्रिक्स संगठन का फायदा मिले। नेतृत्व की उद्घोषणा के लिए भारत चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद करता है। भारतीय प्रधानमंत्री अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण संघ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत ब्रिक्स देशों का सहयोग का आह्वान किया है। इस शिखर सम्मेलन का काफी महत्व है, क्योंकि 2022 में यूक्रेन और रूसी आक्रमण के बाद एक वैश्विक अस्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। ऐसे माना जाता है कि ब्रिक्स में होने वाली चर्चाएं पश्चिमी विरोध दृष्टिकोण रखती हैं। लोगों का यह मानना है कि ब्रिक्स संगठन जो है वो पश्चिम देशों का विरोध करती है। वहाँ जो चर्चाएं होती है वो उनके विरोध में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड-19 के बाद जो विकासशील देश, गरीब देश हैं, वो ब्रिक्स सम्मेलन में, ब्रिक्स संगठन में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो वैक्सीन का समान वितरण हुआ है, जो अमीर देश थे उन्होंने वैक्सीन अपने देश के लोगों को लगाने के लिए उन्होंने जमाखोरी की, और इससे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनके बीच में उनके प्रति एक तरह से आशंका उत्पन्न हुई है। इस वजह से वो ब्रिक्स संगठन को एक आशा भरी नजरों से देखते हैं। उनको लगता है कि ब्रिक्स संगठन उनके विकास में, उनके औद्योगिकरण में, उनके व्यापार में, उनकी आधारभूत संरचना में काफ़ी मदद कर सकते हैं। उनको पक्षपात नहीं सहना पड़ेगा। उनको एक मजबूत आर्थिक सहायता प्रदान होगी। यूक्रेन संघर्ष को रूस को अलग थलग करने के प्रयासों के बीच ब्रिक्स के विचार में विमर्श का महत्व बढ़ गया है। जो यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है उससे भी ब्रिक्स संगठन का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि रूस भी ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो उस पर कैसे दबाव बना के इस संघर्ष को रोका जाए, इस पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो, जिसमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए सुरक्षा परिषद संघ सहित का इसका समर्थन करते हैं सभी सदस्य देश। पंद्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों का सदस्यता प्रदान की गई है। इसमें आपको बताया अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और ईरान शामिल किए गए हैं, जिनकी सदस्यता 1 जनवरी
2024 से प्रभावी हो जाएगी। उसके अलावा सीमा शुल्क समझौता हुआ है ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय के तथा सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का परीक्षण अगस्त 2021 में 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल के सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह तारामंडल 6 मौजूदा उपग्रहों से बना है। जो एक तरह से मतलब अंतरिक्ष में भी सारे सभी आप 5 देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये है ब्रिक्स संगठन। ब्रिक्स में अभी तक 5 देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अब इसमें 6 देशों को और जोड़ा गया है, इसलिए ये ब्रिक्स 11 ब्रिक्स में 12 देश हो गए हैं। अब ब्रिक्स की ताकत और बढ़ गई है क्योंकि जो ये देश जुड़े हैं इसकी वजह से जो तेल के व्यापार में इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लमसम 60% तेल उत्पादन इन देशों में होता है और इनकी संयुक्त रूप से जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 40% के करीब जीडीपी के मामले में 40% का योगदान करेंगे। विश्व व्यापार में 30% से ज़्यादा योगदान होगा इनका। तो इन देशों के मिलने से ब्रिक्स की ताकत और बढ़ी है और आने वाले समय में कई सारे और देश भी इसमें शामिल होने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे देश, लगभग 40 के करीब देश हैं जो ब्रिक्स में सम्मिलित होने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और इसमें और देश सम्मिलित होंगे, जिससे ब्रिक्स की ताकत और बढ़ेगी। जो विश्व व्यापार डॉलर हावी है उसको भी एक तरह से कम करने के लिए सभी सदस्य देश इस पे 15वें शिखर सम्मेलन में सहमत हुए हैं कि आपसी मुद्रा में व्यापार किया जाए, जिससे डॉलर का प्रभाव थोड़ा सा कम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रहीं ब्रिक्स संगठन के बारे में। मुझे लगता है आपको काफ़ी ब्रिक्स संगठन के बारे में काफ़ी कुछ मालूम पड़ा होगा। आपके परीक्षा में भी ब्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में न्यू डेवलप बैंक की स्थापना और एनपीसी द्वारा की गई, मतलब इसके बारे में पूछा गया था। न्यू डेवलप बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। इसी तरह ब्रिक्स में कितने देश हैं, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स का छठा सम्मेलन कहाँ हुआ, इसमें क्या मतलब समझौते हुए, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट की कैसे स्थापना हुई, इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी, 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। तब प्रारंभिक सदस्य पूछी $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आने वाले और परीक्षाओं में सिविल सेवा परीक्षा या जो स्टेट सर्विस एसएससी की परीक्षाएं होती है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।